Hello everyone, my name is Surabhi Singh. I am representing the subject Energy and Environment under which I am taking the topic Coral Reefs. Aquatic ecosystem मैंने शुरू कर दिया था, मैंग्रोव्स के बारे में बता दिया था। आज हम कोरल रीफ्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत आराम से समझिएगा। आइए हम बात करते हैं कोरल रीफ्स क्या होती हैं। तो कोरल रीफ्स बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ तो कोरल रीफ्स एक लिविंग एनिमल होता है। कोरल रीफ्स आपका एक लिविंग एनिमल होता है जो कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है जूज़ैंथेलाइन के साथ। ठीक है, मैं छोटा फॉर्म लिख रही हूँ, आपको स्लाइड में पूरा मिल जाएगा। तो कोरल रीफ्स एक एनिमल है और जूज़ैंथेलाइन एक प्लांट है जो दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है, अब जो आपका जूज़ैंथेलाइन है प्लांट है वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा फूड बनाता है। और जो कोरल रीफ है, जो ये एनिमल है, ये क्या करता है कि इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, यानी इसको घर प्रोवाइड करता है। तो जो कोरल रीफ्स है वो जूज़ैंथेलाइन को हैबिटेट प्रोवाइड करेगा, बदले में जो जूज़ैंथेलाइन होता है वो आपको कोरल रीफ को फूड प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ये दोनों आपके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो जूज़ैंथेली होता है वो बेसिकली ओशियन की बॉटम लाइन पर ना होने की बजाय कोरल के ऊपर आपका जूज़ैंथेलाइन होता है। तो बेसिकली इसको सारी लाइट मिलती है जिससे कि ये फूड प्रोवाइड बनाता है। और इसको घर कौन देता है? ओशियन का बेस नहीं, कोरल इटसेल्फ जो एनिमल होता है उसके ऊपर ये बेसिकली रहता है। सो zooxanthellae assists the coral in nutrient production through its photosynthesis activity. These activity provide the coral with a fixed carbon compound for energy, enhance calcification and mediate element nutrient flux. Hopefully आपको समझ में आ गया होगा। So coral reefs are diverse underwater ecosystem held together by calcium carbonate structure secreted by coral. तो जो आपका कोरल बेसिकली होता है वो आपका अंडर वाटर एक इकोसिस्टम होता है कोरल रीफ्स, जो कि एक सबसे बेसिक लिविंग एनिमल्स की बात करें तो पॉलिप के बनने से और उसके मरने से उसके बाद इसके कंटिन्यूस प्रोसेस से आपका कोरल रीफ्स तैयार होता है। तो कोरल रीफ्स आर बिल्ट बाय कॉलोनीज ऑफ टाइनी एनिमल फाउंड इन अ मरीन वाटर दैट कंटेन्स फ्यू न्यूट्रिएंट। तो जो ये टाइनी एनिमल है उसको हम बेसिकली पॉलिप कहते हैं। मोस्ट कोरल रीफ्स आर बिल्ट फ्रॉम स्टोनी कोरल्स विच इन टर्न कंसिस्ट ऑफ पॉलिप that cluster in a group. Coral secrete hard carbonate skeleton which support and protect the coral polyps. ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम इसमें बात करें, कोरल हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद जूज़ैंथेलाई, जो मैंने आपको बता दिया। जो जूज़ैंथेलाई है ये बेसिकली एक एल्गी है जो कि आपका कोरल के ऊपर पाया जाता है। ये आपका कोरल है, कोरल के ऊपर आपका जूज़ैंथेली पाया जाएगा। इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जो आपका कोरल होता है, कोरल को जो कलर प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? जूज़ैंथेली प्रोवाइड करता है। तो पहले हम कोरल को देख लेते हैं। ये आपके कोरल रीफ्स हैं, इसके ऊपर जूज़ैंथेली होते हैं, तो जिसकी वजह से आप देखिए पिंक, स्काई ब्लू, येलो, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स दिखते हैं। ये बेसिकली आप अंडमान निकोबार में अगर आप जाएंगे, स्कूबा डाइविंग करेंगे, या बाली के जो बहुत प्योर ओशियंस होते हैं वहाँ पर जाकर अगर आप स्कूबा डाइविंग करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएंगी। अगर हम कोरल की बात करते हैं तो बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, हार्ड कोरल एंड सॉफ्ट कोरल। जो हार्ड कोरल होते हैं वही आपके कोरल रीफ्स बनाते हैं। सो बिल्डर ऑफ कोरल रीफ्स आर टाइनी एनिमल कॉल्ड पॉलिप्स, यानी पॉलिप से ही आपका बेसिकली कोरल रीफ्स बनती हैं। कोरल जो रीफ्स के लिए जो पॉलिप्स होते हैं वो बेसिकली ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं और फिर ये डेथ कर जाते हैं। तो जो इसके स्केल्टन है वो यहाँ पर इकट्ठी हो गई, फिर इस पर पॉलिप आपका जनरेट होगा, ग्रो करेगा, फिर आपका यहाँ पे डेड कर जाएगा। तो इसके वजह से 1 से 2 से 3 इस तरीके से लेयर्स बनती जाती हैं इसके स्केलेटन की वजह से। दीज पॉलिप थ्राइव, ग्रोन, देन डाई, दे लीव देयर लाइमस्टोन स्केलेटन्स बिहाइंड। द लाइमस्टोन इज कॉलोनाइज्ड बाय न्यू पॉलिप्स। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ये ब्रेन का शेप लिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग शेप्स हैं। तो ये आपके पॉलिप किस तरीके से शेप ले सकते हैं ये भी बहुत हद तक इसकी वैरायटी पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर आपको शेप्स डिफरेंट देखने को मिलेंगी। ब्लैक कोरल, मेज कोरल, मशरूम कोरल, ब्रेन कोरल, आपको बहुत टाइप ऑफ डिफरेंट कोरल्स देखने को मिलेंगी।
अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो बेसिकली जो आपकी कोरल रीफ्स पाई जाती हैं वहाँ का वाटर क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और वार्म होना चाहिए। ये स्पेसिफिक कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन होनी चाहिए वो है आपका कि ये आपका जो वाटर लेवल है वो आपका न्यूट्रिएंट उसमें बहुत कम क्वांटिटी में होना चाहिए। लिव इन अ न्यूट्रिएंट पुअर वाटर कैपेसिटी टू रिसाइकल द स्कैर्स इज यूज। यानी जैसे आप देखते हैं कि अगर हम यूट्रोफिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। लाइक इंडस्ट्री वगैरह के थ्रू जो भी आपके नाइट्रोजन फॉस्फेट वो डिस्चार्ज होते हैं ओशियंस वगैरह में, तो वो ओशियंस जो होते हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। बट अगर आप कोरल रीफ्स के सर्वाइवल की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका लेस न्यूट्रिएंट पाया जाना चाहिए। तो ये कंडीशन आप ज़रूर याद रखिएगा। वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड अ कॉम्प्लेक्स कोस्टल इकोसिस्टम विद द हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैसा अगर आप स्कूबा डाइविंग वगैरह करेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि जो अगर हम एक्वाटिक इकोसिस्टम में बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे हाईएस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर हम टर्शियल इकोसिस्टम की जिस तरीके से बात करते हैं वहाँ पर प्लांट्स, ट्रीज, आप इतनी वैरायटी देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी आपको हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। हाई प्रोडक्टिविटी होती है, प्राइमरी प्रोडक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग हैबिटेट। जो आपके कोरल रीफ्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा आपको जितनी छोटी स्पीसीज होते हैं उनको हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। जो कोरल पॉलिप्स होते हैं वो आपका स्लो ग्रोविंग एनिमल्स है, जबकि ज़ूज़ैंथेलाई जो है वो आपका फास्ट ग्रोविंग एनिमल प्लांट्स हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि ये जो आपके कोरल रीफ्स होते हैं वो बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं। सो कोरल रीफ्स आपकी बेसिकली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फ्रिंजिंग रीफ्स की बात करते हैं तो जो फ्रिंजिंग रीफ्स होती है इसमें आप देखोगे कि ये आपको बेसिकली अंडमान निकोबार की साइड ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इसमें क्या होता है कि जो आपका टर्शियल इकोसिस्टम होता है उसके पास जो वाटर होते हैं उसके पास इस टाइप की रीफ्स पाई जाती हैं जो कोरल रीफ्स होती हैं। इसके अलावा आपका आता है पैचेस रीफ्स। सो पैचेस रीफ्स आर आइसोलेटेड एंड डिसकंटिन्यूअस पैचेस। ये बेसिकली आपकी गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ कच्छ में पाई जाती हैं। इसके अलावा आपका बैरियर रीफ्स आता है। ये आपका एक लीनियर ऑफशोर रीफ स्ट्रक्चर होता है जो कि आपकी कोस्टल लाइन के पैरेलल में चल रहा होता है और बेसिकली ये एक सेल्फ प्लेटफॉर्म होता है। अगर हम बैरियर रीफ और फ्रिंजिंग रीफ में डिफरेंस देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जो रीफ्स हैं वो बेसिकली पैरेलली कोस्टल लाइन के पैरेलली चल रही होती है और बेसिकली आपकी कंटिन्यूअस होती है, जबकि जो पैच रीफ होती है ये आपकी डिसकंटिन्यूअस होती है और ये आपकी पैरेलली नहीं होती है कोस्टल लाइन से। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। द वाटर बॉडी बिटवीन द रीफ्स एंड द शोर इज टर्म्ड एज अ लगून। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो ये रीफ है जो आपकी बैरियर रीफ है और जो कोस्टल लाइन है इसके बीच का जो वाटर होता है उसको हम लगून कहते हैं। बैरियर रीफ्स आर सीन इन अ निकोबार एंड अ लक्षद्वीप। उसके बाद आपका आता है अटोल। अटोल आर सर्कुलर और अ सेमी सर्कुलर रीफ्स दैट अराइजेस फ्रॉम सबसाइडिंग सी फ्लोर प्लेटफॉर्म एज अ कोरल रीफ बिल्डिंग कीप्स अहेड ऑफ सबसिडेंस। द एग्जाम्पल आर द एटोल्स ऑफ लक्षद्वीप एंड निकोबार। तो ऐसी जगह पे आपको कोरल रीफ्स देखने को मिल सकती हैं। अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो कोरल रीफ्स आर नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट इरोजन एंड स्ट्रोम सर्व्स। द कोरल एनिमल्स आर हाईली अडेप्टेड फॉर कैप्चरिंग प्लैंकटन फ्रॉम द वाटर, देयर बाई कैप्चरिंग न्यूट्रिएंट। लार्जेस्ट बायोजेनेटिक कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसर। जैसा मैंने आपको बताया कि एक पॉलिप होता है, वो पॉलिप यहाँ पर ही ग्रो करता है, फिर उसके बाद से डाई कर जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट की स्केलेटन को छोड़ जाता है। फिर उसके ऊपर एक नया पॉलिप आता है, वो भी ग्रो करता है, लाइव करता है, फिर वो डेड कर जाता है तो वो अपना कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन को छोड़ जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो आपका कोरल रीफ्स होता है बेसिकली लार्ज बायोजेनेटिक कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसर होता है। दे प्रोवाइड सबस्ट्रेट फॉर अ मैंग्रोव्स। कोरल रीफ्स प्रोवाइड हैबिटेट फॉर लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल एंड अ प्लांट इंक्लूडिंग एविफोना। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं कोरल ब्लीचिंग की तो कोरल ब्लीचिंग का बेसिकली मतलब है जो आपकी कोरल रीफ्स होती हैं उनका जो डिफरेंट अभी आप कलर्स देख रहे थे, पिंक, ब्लू, ब्लैक, वो कलर वो लॉस कर जाती हैं। इसका रीज़न क्या होता है? तो बेसिकली अगर हम इसके रीज़न की बात करते हैं तो इसके लिए आपका फर्स्ट रीज़न आता है डेंसिटी ऑफ ज़ूज़ैंथेलाइन डिक्लाइंस। ठीक है, तो जो आपको अभी मैंने बताया है कि जो कोरल रीफ्स होती हैं उनको जो कलर प्रोवाइड करता है वो ज़ूज़ैंथेलाई प्लांट प्रोवाइड करता है। तो जब आपका ज़ूज़ैंथेलाई प्लांट धीरे धीरे करके कम होने लगेगा तो जो आपकी कलरफुल कोरल दिख रही थी वो धीरे धीरे करके उनका कलर खत्म हो जाएगा और वो वाइट हो जाएंगी। सेकंड आता है द कंसंट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विद इन द ज़ूज़ैंथेलाई फॉल। यानी जो ज़ूज़ैंथेलाई फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो
प्रोसेस करते हैं वो धीरे धीरे करके आपका कम होने लगता है। इसकी वजह से भी आपकी कोरल ब्लीचिंग होती है। बट ऐसा होता क्यों है कि आपके जूज़ैंथेलाई जो एल्गीज हैं वो आपके कोरल रीफ्स पे धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगे? तो इसका पहला रीज़न है हाई टेम्परेचर, यानी एक वार्म टेम्परेचर में तो ये सर्वाइव करते हैं, बट अगर आपका ओशियन का टेम्परेचर कहीं ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से जो जूज़ैंथेलाई हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं और इसकी वजह से कोरल्स ब्लीचिंग हो जाती है। उसके अलावा इरेडियंस, फ्लडिंग, प्रेडेटरी आउटब्रेक, ये सारे रीज़न हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एंथ्रोजेनिक रीज़न आते हैं, जैसे आपका केमिकल पॉल्यूशन है, पेस्टिसाइड है, कॉस्मेटिक है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, मैकेनिकल डैमेज कह सकते हैं, न्यूट्रिएंट लोडिंग और सेडिमेंट लोडिंग कह सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके एंथ्रोजेनिक कॉजेज़ हैं जो ओवर फिशिंग या न्यूट्रिएंट ओवरलोडिंग की वजह से हैं। ब्लीचिंग में बेसिकली जो आपके कोरल्स हैं वो अपना कलर को लॉस कर देते हैं। ब्लीचिंग होता है वो बेसिकली इसलिए भी हम कह सकते हैं कि सडन टेम्परेचर लॉस होता है, यानी उसके बाद बात करते हैं सोलर इरेडियंस की, यानी जब बहुत गर्मी का टेम्परेचर होता है, यानी बहुत गर्म एटमॉस्फेयर होता है, तो उसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग होती है। सोलर रेडिएशन हैज़ बीन सस्पेक्टेड टू प्ले अ रोल इन अ कोरल ब्लीचिंग। इसके लिए तो यानी आप ये याद रखिएगा कि जो आपकी यूवी रेज होती हैं उसकी वजह से बेसिकली जो आपके ओशंस पे डायरेक्टली पड़ रही होती हैं समर सीजन में, इसकी वजह से आपका कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। उसके बाद से आता है सब एरियल एक्सपोजर। ओरियल एक्सपोजर यानी एक्सट्रीमली लो टाइड्स में या एंसो रिलेट से सी ड्रॉप लेवल, यानी जो आपका जो ओशियन का लेवल है एकदम से कम हो जाता है, यानी लो टाइड्स के टाइम पर भी आपकी कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलेंगी, सेडिमेंटेशन के टाइम पे मिलेंगी। उसके अलावा आता है आपका इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोरल ब्लीचिंग के लिए अमोनिया नाइट्रेट जो ऐसा कंसनट्रेशन है, ये कंसनट्रेशन अगर आपके डायरेक्टली ओशियन में बढ़ जाते हैं तो उस केस में आपका जूज़ैंथेलाई सर्वाइव नहीं कर पाते, कोरल रीफ्स ब्लीचिंग हो जाती है। उसके अलावा आता है आपका जेनोबायोटिक्स, यानी जूज़ैंथेलाई ऑल्सो अकर्स ड्यूरिंग द एक्सपोजर ऑफ अ कोरल to elevated concentration of a various chemical contaminants such as a copper, herbicides and oil। यानी आप देखते हो कि जो शिप वगैरह फ्लो कर रही होती है तो उसकी वजह से जो ऑयल स्पिल हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपका कोरल ब्लीचिंग होता है। उसके अलावा आता है एपिजोटिक्स, यानी एपिजोटिक्स में बेसिकली होता है कि जो कोरल डिसीज़ हो जाती हैं, जो आपकी एक पैची टाइप की कोरल डिसीज़ हो जाती हैं, उसकी वजह से आपकी कॉलोनी डेथ हो जाती है और इसकी वजह से आपका कोरल ब्लीचिंग होता है। तो ये रीज़न आप याद रखिएगा, ऑल्दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बेसिकली कोरल ब्लीचिंग फिनोमिना को समझना है। आइए क्वेश्चन करते हैं जो पिछले साल पूछा गया है। एन एसोसिएशन ऑफ अ टू ऑर्गेनिज्म ऑफ अ डिफरेंट स्पेसीज फॉर अ म्यूचुअल बेनिफिट एंड वेयर द इंडिविजुअल may not be able to survive separately is called। बहुत इजी क्वेश्चन है। कमेंसलिज्म, पैरासिटिक, नॉन सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कि कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ गया है। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो थैंक यू, या एक पॉजिटिव कमेंट अगर आप कर देंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने का। थैंक यू रीता, एंड थैंक यू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो मेरे वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं और नॉलेज गेन कर रहे हैं।